55 सीटों पर मुकाबला जबरदस्त इसलिए क्योंकि पहली बार इस चरण को लेकर या उससे पहले चरण से ठीक पहले जिस तरीके के राजनेताओं ने आरोप प्रत्यारोप शुरू किए, जिस तरह की बोली गई, जिस तरह के बयान दिए गए, ये सारे इस चुनाव पर कितना असर डालेंगे इसको भी टटोलने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा बंदोबस्त इन पूरे इलाकों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ इलाके जो हैं यहाँ पर नेपाल से सटे हुए इलाके हैं। पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान और शिवहर की एक सीट, वहां पर ये वोटिंग हो रही है। किस तरीके से वोटिंग की तैयारी इन इलाकों में हुई, सबसे पहले हम आपको गोपालगंज लिए चलते हैं। वहां पर हिमांशु ने जब वोटिंग शुरू होने वाली थी उससे कुछ देर पहले हमारे पास वॉक थ्रू होगा वहां का, हम वहां पर चलें। उससे पहले उर्मिलेश जी, एक सवाल हम वहां पर चले, जरा देखें वहां पर किस रूप में जायजा लिया। लेकिन एक सवाल, क्या नेपाल, जिसका जिक्र सुजीत करके हल्का सा निकल गए, नेपाल के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का असर अगर इस सीमा के इस पार भी है? और इससे पहले कोसी को लेकर एक सवाल उठा था कि नेपाल ने पानी छेड़ दिया और छोड़ा था और पूरे इलाके में, और कोसी का जिक्र प्रधानमंत्री तक ने किया था। हमारा ये कहना है कि जो चीजें नेपाल से जुड़ी हुई हैं और नेपाल की परिस्थितियां, क्या इनका असर भारत के वोटरों के जहन में भी होता है? क्योंकि डेवलपमेंट का सवाल इन इलाकों में बड़ा दूर की गोटी रही है। मुजफ्फरपुर तक में पतली गलियां, भीड़ भाड़ कुछ नहीं, आप आवाजाही आपकी रिक्शे से अलावे हो नहीं सकती है। डेवलपमेंट से इतर सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो जुड़ाव होता है खासतौर से दूसरे देश के साथ, उसका असर ऐसे चुनाव पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, एक सीधा अगर आप पूछिए तो मतदाता, जो आम मतदाता है, उस पर बिल्कुल डायरेक्ट असर भले इस तरह की चीज़ों का ना हो। जब तक की सरहद बिल्कुल, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला है या पंजाब की सरहद है, राजस्थान में भी थोड़े कुछ इलाके हैं वहाँ ना हो, लेकिन हमारे नेपाल की जो सरहद है भारत के साथ जुड़ी, उस तरह के मसलों का एक अप्रत्यक्ष असर जरूर होता है। उदाहरण के तौर पे तिरहुत प्रमंडल के और कोसी क्षेत्र के बहुत सारे इलाकों में आम लोगों को भी मालूम है कि एक ऐसी सरकार जिसकी नेपाल की सरकार से अच्छे अगर रिश्ते हैं तो उनके बड़े हक में है, क्योंकि दूरगामी जो भी समाधान उस क्षेत्र में बाढ़ का या तटबंधों के टूटने से लगातार जो क्षति हर साल होती है, क्योंकि सबको मालूम है कि उद्गम स्थल नेपाल है और सारी स्थितियां जो नदियों की हैं वहीं से निकलती हैं, तो एक अप्रत्यक्ष असर लोगों पर पड़ता है। अभी हाल के दिनों में नेपाल से भारत के रिश्ते इतने खराब कभी नहीं हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद, सरकार में आने के बाद, जो शुरुआती 2 यात्राएं की वो नेपाल और भूटान की थी। हम लोग बहुत खुश हुए थे, पूरे देश में लोग खुश हुए थे कि प्रधानमंत्री ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अमेरिका, फ्रांस जाने के बजाय अपने पड़ोसी देशों से पहले बेहतर रिश्तों की एक बुनियाद रखी है। लेकिन देखिए, संजोग कितना खराब निकला कि हम नेपाल से ही इतने खराब रिश्ते कर बैठे, और हालत यह है कि वो पेट्रोलियम के सप्लाई के लिए हाल के दिनों में चाइना के साथ वो किया। तो इसका उसका प्रसून जो आसपास के इलाके हैं। नहीं उर्मिलेश जी, हम ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आरएसएस तो देखिए हिंदू राष्ट्र ही मानते रहा जी, और आरएसएस और नेपाल के बीच में जो हिंदुत्व का जो माध्यम था वो एक बड़ा आवाजाही रही है। हमारा सवाल सिर्फ ये है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ने अमित शाह के बयान के बाद टेररिज्म का जिक्र किया था, आतंकवाद का जिक्र किया था। जब आप सामाजिक और आर्थिक रूप से बॉर्डर ऐसा हो जहां जुड़ाव हो, और जब पाकिस्तान का जिक्र हुआ, पाकिस्तान के साथ नेपाल को फिर टेररिज्म का रूट बताया गया, ये स्थिति भी आई। हम ये कह रहे हैं ये स्थिति की उनकी मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता जब वो वोट नहीं, बिल्कुल पड़ता है। मैं नहीं समझता कि नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता है तो इसको ध्यान में रख के बात कही गई होगी। मुझे लगता है इसको ध्यान में रख के बात कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है लोगों की, जो सामूहिक चेतना उस क्षेत्र की होती है, उस पर कहीं ना कहीं इन चीजों का असर पड़ता है। और मैं कहता हूं कि मधेश का जो इशू है वो भी प्लस भारत नेपाल रिश्तों का, क्योंकि देखिए रोटी बेटी का तो रिश्ता होता ही है, साथ साथ जो आर्थिक लेन देन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। रामकृपाल जी, अब ये सवाल है कि इस पूरे इलाके में अगर नेपाल बॉर्डर पे आप जाएंगे, जो बिहार से सटा हुआ इलाका, इवन यूपी का भी बड़ा हिस्सा, लेकिन बिहार वाले हिस्से में आइए, वाकई डेवलपमेंट नहीं हुआ है कुछ भी। स्थिति वाकई बहुत खराब है। इवन जगन्नाथ मिश्रा के गांव में चले जाइए तो 5-6 मकान ही आपको नजर आएंगे जो इनके भाइयों के मकान बड़े शानदार थे, और फिर उधर देखिएगा स्थिति बिगड़ी हुई है। क्या नेपाल के साथ इस दौर में जो संबंध अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भारत, नेपाल, चीन के बीच में आके नेपाल फंस गया है, इसने नीतीश कुमार को फायदा हो जाएगा कि ये स्थिति बिगड़ गई है, या फिर नहीं, स्थिति वही रहेगी?
मैं प्रसून जी, किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं, ये तो देखिए इस पर मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक बात तय है, अभी जैसे उर्मिलेश जी कह रहे थे कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर पड़ता है, मैं कह रहा हूँ इसका असर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। क्योंकि हमेशा आप जान लीजिए, सीमाओं पर बसे हुए लोग, उनके लिए पड़ोसी हिंदुस्तान का या 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर बैठा आदमी नहीं होता उनका पड़ोसी। उनका रोटी बेटी का जो संबंध होता है, जो उस हमको आपको एक लकीर दिखती है, वहाँ उनके पास कोई लकीर नहीं। और नेपाल से जो हमारे संबंध है, मैं देखिए घुमा हूँ बहुत उस इलाके में, मैं जानता हूँ किस तरह से इस तरह से संबंध है जैसे सबसे ज़्यादा नज़दीकी वही रहे हों, हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। कभी नेपाल से हमारी वो कटुता नहीं रही जैसे भारत पाकिस्तान के बारे में तो हम मान सकते हैं। लेकिन इतने दिनों से जब इस तरह के हालात हो रहे हैं कि वहाँ एक ब्लॉकेड है, चलिए मधेसी के प्रति हो सकता है कि जो वो सीमा वाले हों उनका भी एक समर्थन हो, लेकिन हमारी विदेश नीति और कूटनीति इस बुरी तरह से फेल होगी नेपाल में, यह आश्चर्यजनक है। ये मतलब जो कुछ हुआ है, क्योंकि जैसा उर्मिलेश जी ने कहा कि शुरुआत आपने नेपाल और हमने भूटान से की, पड़ोसी के साथ बाकी जिनसे रिश्ते खराब हैं। अगर नेपाल आज चाइना से वो पेट्रोल और डीजल आना शुरू हो चुका है, आप इसका एक तात्कालिक हल कहीं से तो ये दिखाइए ना चीज़ों को, कि आप खड़े रहिए, जा करके लगे कि आप वहाँ की जनता, नेपाल की आम जनता को भी आप बड़े भाई का रोल शांति प्रक्रिया में भी आप कीजिए। क्योंकि इससे जो हो रहा है कि नेपाल की मेजॉरिटी जो है वो ये जान रही है। हम इसलिए बार बार करते हैं, हम इसका रेफरेंस एक हमको लगता है जानना चाहिए। चाइना वार के बाद गुरु गोलवलकर नेपाल गए थे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी एक, वो रिपोर्ट नेहरू को सौंपी गई थी और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि चीन की इन्क्लेशन किस तरीके से नेपाल पे हो रहा है। और उसके बाद अब इन्होंने शाखाएं जो लगानी शुरू की आरएसएस ने, वो बॉर्डर पे बड़ी जबरदस्त तरीके से फिल्ट्रेशन उसका हुआ। मसला खाली ये है कि क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को मौजूदा नेता नहीं समझ पाए जो बात कह गए? रुमलेश जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इसका असर, जो इन्होंने तो प्रत्यक्ष कहा, मैंने अप्रत्यक्ष कहा, लेकिन जो पूरी सामूहिक चेतना उस क्षेत्र की है, उसमें एक दौर था जब आरएसएस की पूरी कोशिश थी कि कैसे रक्सौल जो वो राजमार्ग है जो जाता है वीरगंज होते हुए आगे बढ़ता है, उस पूरे इलाके को एक हिंदू जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना उनकी है, उसको मूर्त वहां एक तरह से दिया जाए, क्योंकि पहले से ही हिंदू राष्ट्र नेपाल था और इधर ये पूरी अपनी कोशिश कर रहे थे गोलबंदी की, लेकिन उसको धाराशायी कर दिया नेपाल की जनता ने। नेपाल की जनता ने उसी दौर में जिस तरह का आंदोलन वहां चला, जिस तरह डेमोक्रेसी की भूख जगी। एक चीज और जोड़ दीजिए, क्योंकि जिसका जिक्र मनोज्ञा लोईवाल ने, हमारी संवाददाता ने किया है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करे, सीता को, राजा जनक को, इनके जो यात्राएं निकाली जाती है, उस समय इसको व्याख्या किया जा रहा था और इसको मुख्यधारा से जोड़ने की बात होती है, जो आज हाशिए पर है। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो पूरा जो संघ का विमर्श है, जिसकी चर्चा आप गुरु गोलवलकर से कर रहे हैं कि उनकी क्या कोशिश थी, क्या एफर्ट्स थे, वो पूरा संघ का जो विमर्श है, हिंदू विमर्श, वो इस पूरे इलाके में विफल हो गया। और उसको विफल भारत की जनता, यानी इस हिस्से की जनता ने नहीं किया, माफ कीजिएगा, मैं साफ साफ कहूंगा, नेपाल की जनता ने उसको विफल कर दिया, क्योंकि जो प्रतिरोध का एक नया आंदोलन उभरा वहां राजा के खिलाफ, उसने हिंदू विमर्श या पूरे इलाके के हिंदुत्ववादियों ने, हिंदू तो हम सब हैं, उस पूरे इलाके के लोग हिंदू हैं, वहां नेपाल हो चाहे बिहार हो, लेकिन उसका जो हिंदुत्ववादी विमर्श है उसको बदलकर एक जनपक्षी विमर्श रख दिया। और ये जो खूबी है वो नेपाल की जनता का है। इसके लिए जरूर भारत को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि लोगों को धार्मिकता के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर नहीं, बल्कि जनता की जरूरतों के हिसाब से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों की जो दोनों के बीच जोड़ है, उसके आधार पर लोगों को गोलबंद किया, एक नई चेतना पैदा की। ये खूबी नेपाल की जरूर मानी। जानकारी आ रही है सिवान में, कहां पर अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहां नहीं मशीन चल पा रही है, ईवीएम मशीन, अंकित?
प्रसून जी, मैं इस समय सिवान में बूथ नंबर 199 जो बिल्कुल सिवान शहर है मेन, उसमें वहां खड़ा हुआ हूं और अभी बिल्कुल 2 मिनट पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये महिलाएं जो आ रही हैं, ये समझ लीजिए पहली वोटर हैं जो अभी वो अपना मतदान का प्रयोग कर पाई हैं, क्योंकि मशीन खराब थी, अभी बिल्कुल ठीक हुई है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी पोलिंग बूथ है ये, और सिवान में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी घर है ये, लेकिन जो भी आता है वो शहाबुद्दीन के नाम को पूछता हुआ ही आता है। हम लोगों ने भी कल 2 दिन से यहाँ घूमे तो कहीं ना कहीं लगा कि अभी भी शहाबुद्दीन का जो वर्चस्व है वो कायम है। 8 सीट है प्रसून जी यहाँ पर, और 6 पिछली बार बीजेपी के पास थी, 2 जेडीयू के पास, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। लोग निकल के बाहर जरूर आ रहे हैं। पिछली बार 52% मतदान हुआ था और इस बार लग रहा है कि जिस तरीके से लोग बाकी पोलिंग बूथ पर भी आ रहे हैं कि मतदान की संख्या उससे ज्यादा होने की पूरी उम्मीद है। आवाजाही लोगों की किस रूप में है, खासतौर से यंगस्टर या जो युवा या महिलाओं का जिक्र बार बार इस चुनाव में हो रहा है कि वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कुछ नजारा है ऐसा? जी, शुरुआत में आप महिलाएं यहाँ पर जरूर आ रही हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 क्यू हैं, यहाँ पर 2 लाइन लगी हुई हैं और लगातार महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में आकर वोट डालकर वापस जा रही हैं। जहां तक युवाओं की बात है, कुछ पोलिंग बूथ, अब इससे पहले मैं घूमने गया था, कुछ पोलिंग बूथ मैंने वहां पे देखे। एक जो सिटी कॉलेज का पोलिंग बूथ था, वहां पर काफी संख्या में युवा बाहर निकल कर आए हैं। तो लग तो यही रहा है कि हर तरीके से, एक तो हर वर्ग के वोटर बाहर आ रहे हैं, लेकिन काफी उत्साह जैसा और 3 फेज में हमने देखा महिलाओं और युवाओं में देखने को मिला, वो सिवान में भी आज 4थे फेज में देखने को मिल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन दोनों के लिए। मनोज्ञा, हम चर्चा लगातार कर रहे थे जिसका जिक्र आखिरी कमेंट के साथ आपने किया था कि यहाँ सीता का घर है। हमें तो जनकपुर भी याद आ रहा है कि राजा जनक को लेकर वहाँ किस रूप में हिंदूवादी संगठन भी उस रूप में वहाँ चाहते थे कि इसको एक मान्यता मिले। वहाँ पर लोगों के जहन में क्या है? क्या सीतामढ़ी को राजनीतिक सामाजिक तौर पर वो जगह नहीं मिली, या उनकी न्यूनतम जरूरतें भी वहाँ पर बड़ी मुश्किल में? क्योंकि एक गाँव के लड़के हैं कुछ, वो लगातार राष्ट्रपति को खत लिख रहे हैं, 3,500 से ज्यादा खत लिख चुके हैं कि उनके इलाके में अब भी कालाजार फैला हुआ है। ये भी एक स्थिति है। क्या है वहां पर लोगों के जहन में सवाल, मनोज्ञा? बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है ये। लक्ष्मणा नदी है जो नेपाल से आती है और नदी अब नाले में तब्दील हो गई है और गंदगी इतनी है कि वहां आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी दुर्गंध है वहां पर। ये तो हाल है नदी का जो पूरी तरह से इस शहर को पहचान देती है। लेकिन सीतामढ़ी में जहां सीता माता का जहां पर उनका ये हुआ था, जहां वो घड़ी में मिली थी राजा जनक को जब वो हल चला रहे थे, उस स्थान में सिर्फ अगर उस मंदिर की भी बात करें तो वहां पानी में काई जमी हुई है, गंदगी का पूरा अंबार है और मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। इतिहास की बात करें तो पर्यटन मंत्री यहां पर रहे हैं 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जब पर्यटन की बात होती है यहां पर तो होटल नहीं है रहने के लिए कायदे के, या फिर लोगों के अंदर यही महसूस के रह जाते हैं कि उनके पास यहां पर न सड़कें हैं, न नॉर्मल जीवन जीने के लिए सदस्यता जो कहते हैं वो नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये सारी शिकायतें लोगों को बहुत हैं। सिर्फ यही नहीं है कि राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, लेकिन मैंने कल बैरगनिया तक गए थे हम, जो नेपाल की सीमा पर है और उस तरफ गौर पड़ता है। नेपाल का भूकंप हमने कवर किया था, लेकिन उसकी जो बात हो रही थी, इस बार नेपाल और भारत के रिश्तों का भी असर एक मुद्दा है इस चुनाव में सीतामढ़ी के लिए खास तौर से, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि पिछले 1 से 2 महीने में यहां पर व्यापार नहीं हो पा रहा है। लोग जो यहां से सामान भेजते थे या वहां से सामान लाते थे वो नहीं हो पा रहा है। रास्ते पूरे बंद कर रखे हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं मधेसी वो लोग होते हैं जो तराई इलाके में रहते हैं या फिर भारतीय ओरिजिन के होते हैं जो नेपाल में जाके सेटल हो गए हैं। वहां पर अपनी सदस्यता के लिए जो लड़ाई चल रही है उसके चलते पूरा व्यापार ठप है। तो ऐसे में व्यापारी नाराज हैं, जो आम जनता है वो सड़कों से नाराज है। तो नाराजगी का पूरा अंबार लगा हुआ है सीतामढ़ी में। इतिहास को सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि सीतामढ़ी को अपनी जगह नहीं मिली है। पर्यटन स्थल के नाम पर भारत में केंद्र सरकार भले ही बीजेपी की हो 1-1.5 साल से, लेकिन कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है आगे बढ़ने की या इस स्थान को बढ़ावा देने की। जी बालकृष्ण, मुजफ्फरपुर में तो थर्मल पावर को लेकर भी बड़ा आंदोलन, वहां पर कर्मचारी जो थे दिल्ली तक में जंतर मंतर पे धरना देने तक आ गए थे मुजफ्फरपुर के थर्मल पावर को लेकर। नीतीश कुमार ने फिर उसमें कुछ ठीक भी किया, जो भी चीजें की, लेकिन मुजफ्फरपुर की महत्ता राजनीतिक तौर पर भी है और सामाजिक आर्थिक तौर पर भी बिहार के लिए रही, और आज से नहीं है, बहुत पुरानी पहचान रही है। क्या मुजफ्फरपुर के लोगों के जहन में कुछ ऐसे सवाल हैं, आपको लगा वहां पर घूमते फिरते लोगों से मिलते जो वोट देने आ रहे हैं, कि यहां पर शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल,
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल, ये सवाल है उनके जहन में? बिल्कुल है प्रसून। एक समय ऐसा था कि मुजफ्फरपुर इस पूरे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा केंद्र होता था, न सिर्फ व्यापार का बल्कि शिक्षा का भी केंद्र होता था। एक समय यह था जो कि यहाँ की जो सूतापट्टी एक जगह है जो कि कपड़े की पूरी एक मंडी थी, और पूरे उत्तर भारत में से ही नहीं बल्कि बंगाल के इलाकों तक से यहाँ पर व्यापार होता था। वो व्यापार अब अगर खत्म नहीं तो कहें तो काफ़ी लगभग कम हो गया है। शिक्षा की हालत यह है कि शिक्षा के लिए अभी भी यहाँ पर अगर इस इलाके की बात करें, उत्तर भारत की जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है, तो शिक्षा के हिसाब से बड़े संस्थान अगर हैं तो वो मुजफ्फरपुर में ही है, लेकिन उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बार बार ये सवाल यहाँ पर बीजेपी के नेता उठाते रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया कि यहाँ से क्या ऐसी वजह है कि इतने बड़े शहर से लोगों का पलायन हो रहा है, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, मामूली चीज़ों के लिए भी। तो जो मुजफ्फरपुर शहर है उसकी स्मार्ट सिटी की जो घोषणा की है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि जिन शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा, वो उसमें मुजफ्फरपुर भी एक है और लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है। लेकिन जब आप मुजफ्फरपुर में चलें, यहाँ की सड़कों पर चलें, तो आपको हैरानी होती है ये सोचकर कि किस तरह से आखिरकार इस शहर को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा, क्योंकि यहाँ सड़कों का जो हाल है, पतली पतली सड़कें हैं, गलियां हैं, उसमें ट्रैफिक जाम ऐसा लगता है। आपके पास आते हैं, हमें जैसा ब्रेक लेना है, हम कॉमेंट एक राम कृपाल जी चाहेंगे। मुजफ्फरपुर का नाम भी वह स्मार्ट सिटी के उसमें आया है, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? प्रसून जी, वो तो एक भावी मतलब एक कल्पना है। अब कब स्मार्ट सिटी जब पहले कोई बन जाएगी तब बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक सवाल जो बार बार मैं आपसे देख रहा हूँ, जिस भी रिपोर्टर के पास आप जाते हैं वही कहता है कि वहाँ के हालात बद से बदतर हैं। तो सवाल है कि ये जो आप कह रहे थे कि सवाल क्या कोई आदमी पूछता है, तो सवाल मतदाता पूछ किससे रहा है? बेसिक सवाल तो ये है कि सवाल है मतदाता के, वे सवाल किससे हैं? पटना से या दिल्ली से? नहीं, वही मेरा कहना है कि वे सवाल 40 साल की जो राज्य में व्यवस्था रही है, जिसको सब कुछ कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है, तो सवाल उससे है या सवाल दिल्ली से है? तो एक बहुत बड़ा ये भी है, ये देखने ये दिलचस्प होगा। नहीं, ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि हमें याद है जब तीसरे चरण की वोटिंग हो रही थी तब आपने कहा था कि ये जो इलाका है बिहार यूपी का, यहाँ लोग अपने आप को क्षेत्रीय नहीं समझते हैं, राष्ट्रीय समझते हैं। हम एक मिनट लौटते हैं इस पे, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, क्योंकि जो चुनाव का पूरा पैटर्न है, क्या पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक की स्थिति में कुछ बदलाव है? हम अपने रिपोर्टरों से सवाल को जरा पूछने वाले हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।